हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, पाठ का क्रमांक दिया हुआ है, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। इसमें हम देखेंगे आज के वीडियो में पाठ 4 राष्ट्रीय एकीकरण। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 4 राष्ट्रीय एकीकरण। आइए देखते हैं अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है। राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हमने वहीं से खोजकर यहाँ पर लिखा हुआ है। राष्ट्रीय एकीकरण से आशय राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र के भावात्मक एकीकरण है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। मूलतः राष्ट्र के भावात्मक एकीकरण है। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ और क्षेत्र का भाषा का भेदभाव किए बिना उसमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र के भावात्मक एकीकरण है। राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार और संकल्प के आधार पर उत्पन्न होता है। एक नागरिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन शक्तियों और विचारों का विरोध करे और उनका सामना करे जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करती है, तथा ऐसे कार्य करे जिससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है। इसे ही राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हमारे देश में अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है। लिखिए, हमारा जो देश है उसमें अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है, इसे हमें लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 36 पर मिलेगा। भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है, एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ 250 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। पंथ और उपासना पद्धति की दृष्टि से भारत में विश्व के लगभग सभी पंथ और उपासना पद्धतियाँ पाई जाती है। स्वाभाविक है कि उनमें वेशभूषा, खान-पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों का अंतर है, पर इसके बावजूद सभी के राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। इसी को अनेकता में एकता कहा गया है। देखिए, अनेकता में एकता क्या है, सभी तरह के अंतर होने के बावजूद भी सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है, उसे ही अनेकता में एकता कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ क्रमांक 36 पर है। हमारे देश में 250 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और 22 भाषाओं का संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया गया। पंथ और उपासना पद्धति की दृष्टि से भारत में विश्व के लगभग सभी पंथ और उपासना पद्धतियाँ पाई जाती है। यहाँ हिंदू के अलावा मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख और कई धर्म के मानने वाले रहते हैं। स्वाभाविक है कि उनमें वेशभूषा, खान-पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों का अंतर है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। इसी को अनेकता में एकता कहा गया है। इस तरह से बच्चों, हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से। इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 36 पर मिलेगा। हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत निम्नानुसार है। देखिए, हमारे आवश्यक सिद्धांत जो है, लोकतंत्र समान,
मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, समान राष्ट्रीय पर्व एवं पर्यटन पद्धति। हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता आवश्यक क्यों है? इसमें जो आवश्यक सिद्धांत निम्नानुसार है। लोकतंत्र, समान मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, समान राष्ट्रीय पंथ एवं पर्यटन पद्धति। इस तरह से समान राष्ट्रीय पर्व एवं पर्यटन पद्धति, इस तरह से हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की आवश्यक सिद्धांत है। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। पंथ निरपेक्षता का अर्थ लिखिए। पंथ निरपेक्षता जो है उसका अर्थ लिखना है हमें प्रश्न क्रमांक 37 पर से देख के। पंथ निरपेक्षता का आशय प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने व किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करने से है। पंथ निरपेक्षता क्या है? हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पर्यटन पद्धति एकीकरण में किस प्रकार सहायक है? इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रश्न क्रमांक 37 पर मिलेगा। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से सहायक है। देश की संस्कृति, आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा विकास के नए आयामों को समझने में सहायक। देश की संस्कृति, आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा विकास के नए आयामों को समझने में सहायक है। सभी में एकता का भाव जागृत करने व एक दूसरे को निकट लाने में सहयोगी है। इस तरह से प्रश्न पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक है। देखिए पर्यावरण राष्ट्रीय एकीकरण प्रारंभ से ही पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख सहायक तत्व रहा है। इतने विशाल देश को समझने में और सभी में एकता का भाव जागृत करने में पर्यटन सहयोगी होता है। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण विकसित होता है। पर्यटन देश की संस्कृति को, आर्थिक औद्योगिक विकास को तथा विकास के नए आयामों को समझने में सहायक होता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 37 पर आधारित है। प्रतीक चिन्ह हमें क्या करना है? प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं और विवरण। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। जो हमारे प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं और उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। जाति प्रथा के प्रमुख दोष लिखिए। जाति प्रथा जो थी उसके हमें दोष लिखना है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 39 पर इसका उत्तर मिलेगा। जाति प्रथा के प्रमुख दोष इस प्रकार है। जाति व्यवस्था समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती। जाति व्यवस्था क्या करती है? समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती है। जातिगत भेदभाव कठोर हो जाता है। जातिगत जो भेदभाव है वह क्या कठोर हो जाता है। जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। जातियों का जो दबाव है वह राजनीति को प्रभावित करता है। जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। उच्च जातियाँ छोटी जातियों का शोषण करती। इस तरह से जाति प्रथा के प्रमुख दोष है जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है? जो सांप्रदायिकता है वह राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है? इस प्रश्न का उत्तर है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को निम्नलिखित तरीके से कमजोर बनाती है। समाज को संप्रदाय विशेष में बांटकर, समाज जो है उसको संप्रदाय विशेष में बांटकर, सांप्रदायिक दंगों को जन्म देकर,
सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देकर और देश की एकता में बाधा उत्पन्न करके। सांप्रदायिक दंगों को जन्म देकर, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देकर देश की एकता में बाधा उत्पन्न कर। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 9। क्षेत्रवाद से क्या आशय है? यह राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार बाधक है? लिखिए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 40 पर इसका उत्तर देखना है हमें। क्षेत्रवाद से आशय क्षेत्र विशेष के प्रति अनुराग से है। क्षेत्रवाद से आशय क्या है? क्षेत्र विशेष के प्रति अनुराग से है। एक सीमा तक यह भावना ठीक है, किंतु जब यह भावना अति आक्रामक हो जाती है, यह पृथकतावाद को जन्म देती है। उससे देश की एकता व अखंडता में बाधा उत्पन्न होती है और देश अस्थिर हो जाता है। क्षेत्रवाद की अति आक्रामक अवस्था पृथकतावाद को भी जन्म देती है। देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग क्षेत्रवाद है। कई जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी कभी उपेक्षा महसूस करने पर ये पृथक राज्य बनाने की मांग भी करते हैं। तो इस तरह से उन्हें अपने अपने क्षेत्र की आवश्यकता महसूस होती है। तो वे यह पृथकता क्या करते हैं? वो एक सीमा तक यह मानना है कि ठीक है, किंतु जब यह भावना अति आक्रामक हो जाती है, जब उनके मन की जो भावना अति आक्रामक हो जाती है, तो यह पृथकतावाद को भी जन्म देती है। इससे देश की एकता व अखंडता में बाधा उत्पन्न होती है व देश अस्थिर हो जाता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। वे कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनके कारण वर्तमान समय में जातीय बंधनों में शिथिलता आई है? वह कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनके कारण वर्तमान समय में जातीय बंधनों में शिथिलता आई है? आइए देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 39 पर इसका उत्तर है। वर्तमान समय में जातीय बंधनों में शिथिलता आने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। जो वर्तमान समय में जो हमारे जातीय बंधनों में जो शिथिलता आने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। शिक्षा के प्रसार, विज्ञान एवं औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जातीय व्यवस्था के बंधन शिथिल हुए हैं। भारत के संविधान में छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया है। भारत का जो संविधान है उसे भारत के संविधान में छुआछूत और जातिगत भेदभाव को क्या गैर कानूनी घोषित किया गया है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 8 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 4 विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अध्याय 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य।